ओके गाइस, तो अपन ने अभी तक देख लिया था कि लेबोरेटरी में अल्केन्स का प्रिपरेशन कौन कौन से मेथड से किया जा सकता है। अब अपन देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है हाइड्रोकार्बन्स की या फिर अल्केन्स की। सर, तो अपना अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ओके गाइस, सो कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन लोगों ने पहले ही देखी थी कि अल्केन्स की, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उनके डिपेंडेंट थी उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। और एज वी नो, अल्केन्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो रहता है वैन डर वाल्स के ऊपर। और इसमें भी फिर डिफरेंस ये आता है कि जब कभी भी अपन अगर बात करें वैन डर वाल्स की, तो वो डिपेंडेंट रहता है दो चीज़ों पे। एक तो शेप एंड दूसरी बात मतलब स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का। तो इन दोनों पे वैन डर वाल्स डिपेंड रहता है, फोर्स डिपेंडेंट रहता है। अगर स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल को अगर कंसिडर करें तो अपने को पता है कि स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल में कॉन्टैक्ट एरिया जो रहता है विथ एडजेसेंट मॉलिक्यूल वो ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल। जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स है एज मोर कॉन्टैक्ट एरिया विथ एडजेसेंट मॉलिक्यूल। वहीं पे अगर ब्रांच चेन की बात करें तो ब्रांच्ड चेन में मॉलिक्यूल्स मोर कॉम्पैक्ट रहते हैं। उसके कारण फिर जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो स्ट्रेट चेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है रादर देन ब्रांच चेन। और इसी के हिसाब से फिर अपने को कुछ मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है अल्केन्स की, जिसमें से फर्स्ट है उसकी फिजिकल स्टेट, अल्केन्स की फिजिकल स्टेट। तो जो लोअर अल्केन्स है जिनमें कार्बन 1 से 4 कार्बन तक है, ये लोअर अल्केन हो गए। तो ये जो लोअर अल्केन्स है ये सारे कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस है। वहीं पे अगर बात की जाए C5 to C16 कार्बन एटम्स वाले की, जो कहा जा सकता है हायर अल्केन्स है या फिर मिड अल्केन्स है, अल्केन्स विथ C5 to 16 number of carbon atoms, they are also colorless and orderless liquids, not gases। और जो हायर अल्केन्स है जिनमें कार्बन नंबर ऑफ एटम्स 18 से ज़्यादा है, दे आर कलरलेस, या फिर आप उनको वाइट भी बोल सकते हैं, वैक्सी कलर का, कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो फिजिकल स्टेट्स अपने पास 3 है जो डिपेंडेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। एक है अगर लोअर अल्केन ले जिनमें कार्बन एटम 1 से 4 के बीच में है तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस रहेंगे। अगर कार्बन एटम्स के नंबर 5 से 16 के बीच में हो गए तो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स रहेंगे। और अगर 18 से ज़्यादा कार्बन एटम्स अगर रहे तो कलरलेस या फिर वाइट वैक्सी सॉलिड्स रहेगा एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट। एज वी नो, अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है।
और उनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक दूसरे से वीक वैंडर वॉल से क्या है, जॉइंट है, अट्रैक्टेड है या फिर बाउंडेड है। और उसी के कारण उनके पास फिर बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो कैसा रहता है, उनका लोअर रहता है फिर। और उसमें भी अगर बात की जाए तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है जो लोअर रहता है, वो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, उसी के साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाएगा, रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स अगर आप एक CH2 ग्रुप अगर ऐड करते हो, एडिंग CH2 ग्रुप, then boiling point increase by 20 to 30 degree. ओके, इसका अगर एक्सप्लेनेशन लेना जाए तो वो ज़्यादा सिंपल इस तरीके से रहेगा कि जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल की साइज़ बढ़ाते जाओगे तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, दैट इज़ वैंडर वॉल्स फोर्स है, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट, एज वी नो, पहले बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ के ऊपर। उसके कारण ही अगर सिंपली बोला जाए तो एज वी इंक्रीज मॉलिक्यूलर साइज और मास, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज वैंडर वॉल्स, is increases, and therefore the boiling point of alkane is also increases. इसको अगर लिख लेना चाहे तो आप लिख सकते हो इस तरीके से। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका उसमें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो इस केस में कौन सा है, वैंडर वॉल्स फोर्स। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज या फिर मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो स्ट्रेंथ रहेगी फोर्स की वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और एज वी नो, स्ट्रेंथ BP इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्ट्रेंथ एंड देयरफॉर BP ऑल्सो इंक्रीजेस। BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट है भाई। ओके, सो ये हो गई आपकी फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, वो ये है कि अगर व्हाट इफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर अगर ले किसी भी अल्केन्स के, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर रहेगा उसके स्ट्रेट चेन आइसोमर से या ज़्यादा रहेगा। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या आएगा। वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करके 2-3 मिनट के लिए सोच सकते हो, क्योंकि मैंने पहले से ही उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जस्ट दे के रखी हुई है, तो आप वहाँ से दिमाग लगा के थोड़ा बहुत आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हो। अगर ब्रांच चेन आइसोमर का रिलेट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर, तो किसका ज़्यादा रहेगा, किसका कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। आई होप आपने सोच विचार कर लिया होगा अच्छे से। तो देखते हैं फिर इसमें, इस केस में क्या होगा। जब कभी भी ब्रांच चेन आइसोमर्स तैयार होते हैं तो एज वी नो, कुछ जो
ग्रुप्स रहते हैं, अल्काइल ग्रुप्स हो गए या फिर दूसरे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, तो ये ब्रांच फॉर्म में जो स्ट्रेट चेन रहती है उसको ऐड होते हैं। तो जब कभी भी वो एडिशन होती है उनकी ब्रांच एज अ ब्रांच्ड, तो वो जो चेन रहती है आइसोमर्स की वो कैसे हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। और कॉम्पैक्ट होने के कारण उसका जो शेप रहता है वो नियरली हो जाता है स्पेरिकल के आसपास, स्पेरिकल शेप की तरह, नियरली स्पेरिकल शेप उनका हो जाता है। और ऐसे एक केस में जो इफेक्टिव कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया रहता है, इफेक्टिव कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जो रहता है विथ एडजेसेंट मॉलिक्यूल, ये हो जाता है डिक्रीज, जो स्ट्रेट चेन आइसोमर्स में सबसे ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वैंडर वाल्स जो फोर्स जो रहता है, वैंडर वाल फोर्स, ये इस केस में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स। एंड एज वी नो बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इस केस में वैंडर वाल्स है, और उसके अगर वैंडर वाल फोर्स अगर डिक्रीज हो जाता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन आइसोमर का डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ब्रांच चेन आइसोमर का लोअर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर्स। अगर एग्जांपल देखने जाएं, अगर अपन देखेंगे कि CH3, CH2, CH2 और CH3 ये है, सॉरी CH2 और CH3 ये है अपना पेंटेन मॉलिक्यूल, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग है कुछ तो 309 केल्विन के आसपास। पर वही उसका अगर आइसोपेंटेन अगर बनाए अपन, CH3, CH2, CH3 और ये हो गया आपका CH3, एक ब्रांच चेन अगर बना दिया और ये हो जाएगा फिर आपका आइसोपेंटेन। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, पेंटेन, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो गिर के हो जाएगा 301 केल्विन पे। उसी को अगर अपन नियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 282.5 केल्विन। तो आप देख सकते हो कि पेंटेन जब स्ट्रेट चेन आइसोमर था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 309 केल्विन था, और जैसे ही उसको आइसो या फिर नियो में कन्वर्ट किया तो वो डिक्रीज होके पहले 301 केल्विन पे आया जब आइसो पेंटेन था, और नियो पेंटेन पे उसका बॉइलिंग पॉइंट था 282.5 केल्विन।